रोजगारी है वहां कैसे रोक लगेगी, उस पर उनको रोजगार कैसे मिलेगा? जी प्रदीप जी, स्टूडियो से एक सवाल आ रहा है। शिक्षा की बात जिस तरह से हो रही थी, निजीकरण की बात हो रही थी, युवा पढ़ते हैं, बड़ा तबका पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ाई अंत में जाके बेरोजगारी पर जाकर रुक जाती है। क्या इस जो पूरी व्यवस्था एक खड़ी हो रही है, इससे बेरोजगारी पर रोक लग पाएगी? देखिए महेंद्र, शिक्षा का और बेरोजगारी का सीधा सीधा संबंध है। आदमी शिक्षित होगा, छात्र शिक्षित होगा, युवा होके उसको रोजगार मिलेगा। अगर आदमी शिक्षित नहीं है, छात्र शिक्षित नहीं है, तो रोजगार की संभावनाएं कम होती चली जाती हैं। सीधा एक फार्मूला है, अच्छी शिक्षा दीजिए प्रदेश के युवाओं को। शिक्षा के साथ साथ अगर हम बात करें रोजगार के साथ साथ, शिक्षा का सीधा संबंध सामाजिक आचरण और विचार में है। अगर हम बेहतर क्वालिटी शिक्षा बच्चों को प्रदान करते हैं, छात्रों को प्रदान करते हैं, देते हैं, तो सीधा सीधा असर समाज के विकास पे, समाज की प्रगति पे भी पड़ता है। और यही बात ध्यान में रखकर एक सर्वे किया गया था कि हरियाणा में शिक्षा की स्थिति क्या है, और उस सर्वे पे हमने एक कार्यक्रम भी चलाया था। जब हरियाणा के करीब 33,000 बच्चों से, 5वीं कक्षा के बच्चों से जब तीसरी कक्षा की किताबें पढ़ने को दी गई थी, तो उनमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे थे जो 5वीं कक्षा में पढ़ते हुए तीसरी कक्षा की किताबें जी महेंद्र, मैं इसी से रिलेटेड आपसे एक सवाल कर रहा हूं। महेंद्र, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्रदीप जी ने कहा कि अगर शिक्षा है तो उसके साथ रोजगार जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहां वही बात कर रहा हूं कि निजीकरण जो किया गया, प्रदेश में इतने बीएड के कॉलेजेस, इतने इंजीनियरिंग के कॉलेज खोले गए, हर साल लाखों युवा पढ़कर आते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी है, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है। जी निश्चित तौर पर प्रदीप जी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर्वमित्र के शिक्षा अलग चीज है और गुणवत्ता वाली शिक्षा अलग चीज है। अगर गुणवत्ता हो शिक्षा में तो वहां पर एक ढांचा खड़ा होता है रोजगार का, लेकिन यहां पर निजीकरण। महेंद्र आप बने रहेंगे, महेंद्र आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री मांगेराम गुप्ता जुड़े हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवं तहलका में। आज बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चड्ढा की ओर से कोई नया कर नहीं लगाया गया, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए बहुत पैसा दिया गया। किस नजर से देखते हैं इस बजट को? लेकिन जो नब्ज होती है जनता की, जो तमाम तबकों की, उसे पकड़ने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है सरकार। आंकड़े बड़े हैं, बड़े बड़े आंकड़े दिखाए गए हैं, व्यवस्थाएं बनाने की बात की गई है। खेलों की अगर बात करें, खेलों में व्यवस्था बनाने के लिए हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाने की बात की जा रही है, और उस पर हरमोहिंदर सिंह चड्ढा ने आज 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात भी कही है। लेकिन बात यह है कि जब पिछले कई साल से हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, तो क्या उन स्टेडियम्स में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए तमाम साजो सामान है, तमाम वो सामान है जिससे वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, तमाम वो सुविधाएं हैं जिससे उनको कोचिंग मिल सके, तमाम ग्राउंड उस स्थिति में है जिससे वो उस ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर सके। अगर धरातल पे जाकर देखा जाए तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए बजट बड़ा चाहिए। 100 करोड़ रुपया दिया है, माना जा सकता है एक बड़ी बड़ी राशि होती है। हरियाणा एक छोटा प्रदेश है, 2.5 करोड़ की आबादी है इसमें, लेकिन 100 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ लोगों पे खर्च करने के लिए व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। वो व्यवस्थाएं मजबूत करने की जरूरत है। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा ने किसानों के लिए सिंचाई के लिए पैसा देने की बात कही है, परिवहन के लिए पैसा देने की बात कही है, ग्रामीणों के विकास के लिए पैसा देने की बात कही है। लेकिन इसे आम आदमी का बजट जब कहा जा सकता था जब आम आदमी पे जो सीधी महंगाई की मार पड़ रही है, महंगाई की जो कोड़ा आम आदमी पे पड़ रहा है, उस कोड़े को थोड़ा नरम करने की कोशिश की जाती। आम आदमी से, उस कोड़े से जो आम आदमी को घाव हुए हैं उस पे मरहम लगाने की कोशिश की जाती। उसमें ये इस बजट में वो कोशिश नहीं की गई है। महंगाई को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगर बात करें SC ST के कल्याण के लिए 3,761.20 करोड़ रुपए खर्च की बात की गई है। कल अगर आम बजट की बात की जाए तो कुछ इसी तरह से शुरुआत की थी। पी चिदम्बरम ने भी इसी तबके को, इसी को टारगेट किया था और यहीं से शुरुआत की गई थी। कहीं ना कहीं हरियाणा के बजट में भी वही छाप देखने को मिल रही है। देखिए महेंद्र, चुनावी साल है। केंद्र के लिए कम से कम ये आखिरी बजट था। हरियाणा के चुनाव में अभी 1.5 साल है।
हर वर्ग को खुश करने की कोशिश दोनों सरकारें कर रही हैं, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। SC ST विकास के लिए जो फंड जारी किया जाता है, जो दलित वर्ग को ऊंचा लाने के लिए फंड जारी किया जाता है, वो एक अच्छी शुरुआत होती है, अच्छा कदम होता है। इस वर्ग को ऊपर लाने के लिए जितने भी प्रयास किए जाए वो कम है, मैं ये मानता हूं। लेकिन इसके साथ साथ जो आम आदमी की उम्मीदें थी, जिस तरह से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम पदार्थों पे या पेट्रोलियम कंपनियों से कीमतों से अपना नियंत्रण केंद्र की सरकार ने हटा लिया है, उसके बाद लगातार जो नियंत्रण हटाने के बाद कम से कम 4 बार मैं कहूँगा कि डीजल के, पेट्रोल के, रसोई गैसों के दाम बढ़े हैं, जिससे आम आदमी पूरी तरह त्रस्त है। एक बार अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ के दाम अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से हर महेंद्र, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। महेंद्र, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विधानसभा से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य चौधरी। आदित्य, फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ नया वहां पर निकलकर सामने आया है? तो आपने देखा क्या कुछ निकलकर सामने आया है अब तक इस बजट से। चलिए एक बार फिर हमारे सहयोगी बने हुए हैं महेंद्र हमारे साथ न्यूज रूम से। महेंद्र, अभी जो बात निकलकर सामने आई है, 21 फास्ट ट्रैक कोर्ट की मंजूरी दी गई है। क्या लगता है, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो इतने गैंगरेप और बलात्कार की वारदातें सामने आई थी और लगातार एक जनता का प्रेशर भी था कि इनका फैसला बहुत जल्द आना चाहिए, इसके लिए सरकार ने भी कोशिश की है और 21 फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी दी है। क्या लगता है, इससे फैसला अब जल्द आ पाएगा? जी, निश्चित तौर पर मंसूबा यही है, मकसद यही है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की मंजूरी दी गई है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार अब संजीदा है ऐसे मामलों को लेकर। सरकार चाहती है कि लोगों को न्याय मिले और समय पर मिले, जल्दी न्याय मिले। जिस तरह से सच्चा खेड़ा का हमने मामला देखा, हालांकि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं थी, जिस तरह से फैसला आया, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि न्याय मिला है। और जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, खासकर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मांग थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी। और अब अगर 21 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को मंजूरी दी गई है प्रदेश सरकार की तरफ से, तो निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है। प्रदीप डबास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, 21 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को मंजूरी दी गई है, लग रहा है कि सरकार अब संजीदा है समय पर न्याय दिलवाने के लिए। समय पर न्याय दिलवाने के लिए सरकार को संजीदा होना ही पड़ेगा महेंद्र, किसी भी सूरत में। जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, मुकदमों की संख्या पेंडिंग होती जा रही है कोर्टों में, उसको देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग पहले से उठ रही थी। सरकार ने एक बेहतर कदम उठाया है। लोगों को न्याय प्रक्रिया, तेजी से न्याय प्रक्रिया जब चलेगी तो न्याय जल्दी मिलेगा, न्याय हो सकेगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है लोगों को समय पर न्याय दिलवाना। फास्ट ट्रैक कोर्ट इसका एक अच्छा विकल्प बन के सामने आए थे, और अगर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्टों की संख्या बढ़ाई जाती है तो न्याय व्यवस्था दुरुस्त होगी, फास्ट होगी, जल्दी त्वरित न्याय मिलेगा लोगों को, और त्वरित न्याय मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 21 फास्ट ट्रैक कोर्ट आज विधानसभा में जब बजट भाषण हरमोहिंद्र सिंह चट्टा अपना पढ़ रहे हैं, उन्होंने 21 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर कानून है तो उसका डर होना चाहिए, सजा है तो वो मिलनी चाहिए, यही न्याय कहता है। और इसी की बानगी यहाँ पर आज बजट में देखने को मिली है और 21 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को मंजूरी दी गई है। सर्वमित्र जी महेंद्र, चलिए अब हम स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए तकरीबन 477 करोड़ रुपया यहाँ पे दिया गया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी नए मामले सामने आए हैं, स्वाइन फ्लू की अगर मैं बात करूं, कैंसर की अगर मैं बात करूं, एड्स के बहुत सारे नए मामले सामने आए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार इन मामलों को कंट्रोल करना चाहती है? इसके लिए अच्छा खासा बजट दिया है यहाँ पर 477 करोड़ का। जी, बड़ा बजट है और इसकी दरकार भी थी। सर्वमित्र, हमारे आउटपुट और इनपुट हेड लगातार बने हुए हैं। स्वास्थ्य पर चर्चा की जा रही है। प्रदीप जी, स्वास्थ्य पर एक बड़ा प्रावधान दरकार थी। स्वाइन फ्लू जिस तरह से बढ़ रहा था, कैंसर के मरीज सामने आ रहे थे, एड्स को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही थी, सरकारी अस्पतालों की दुर्व्यवस्था जो लगातार सामने आ रही थी, क्या इस बजट के बाद या इस सेशन के बाद उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा? देखिए, मैं महेंद्र आपको बताऊं कि स्वास्थ्य सेवाओं
को बेहतर बनाने के लिए सरकार को प्रयास करने ही होंगे। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की जो हेल्थ व्यवस्था है उसकी हालत इस समय, अगर हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाई गई खबरों की ही बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि काफ़ी कमज़ोर स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा में इस वक्त हैं। हरियाणा में जितनी मेडिकल डिस्पेंसरियां हैं, जितने अस्पताल हैं, उसमें व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए बजट की ज़रूरत है। और वो बजट कहीं ना कहीं कुछ हद तक हरमोहिंदर सिंह चट्टा ने आज कोशिश की है कि एक अच्छा खासा बजट स्वास्थ्य सेवाओं को देने की कोशिश की है, स्वास्थ्य सेवा को और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दरकार इस बात की है कि जितना पैसा, जितना बजट हरियाणा सरकार या केंद्र की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए दिया जा रहा है, उसका सही से उपयोग हो पा रहा है या नहीं। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इतनी खराब है कि डिस्पेंसरियों में दवाइयाँ नहीं होती, जहां दवाइयाँ होती हैं डिस्पेंसरियों में साधन संसाधन होते हैं, वहां पर डॉक्टर नहीं होते। जी महेंद्र, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे साथ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की 21 नई मंजूरी मिली है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि वरिष्ठ एडवोकेट हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के, वो जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानचंद जी। क्या कहेंगे, हरियाणा सरकार संजीदा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जो गैंगरेप के मामले सामने आते हैं, बलात्कार के मामले सामने आते हैं, उसमें जल्द जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एडवोकेट नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूं। मैं उस नाते आपसे कोई बात कर सकता हूं, अगर एडवोकेट नहीं हूं मैं। जी हाँ, फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस बजट में निकलकर सामने आया है कि 21 फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी दी गई है, आपको लगता है इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा, नियंत्रण होगा? बिल्कुल, ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से निश्चित तौर पर जो अपराधी हैं, जब उनको थोड़े समय में ही जल्दी ही सजा मिलेगी तो निश्चित तौर पर अपराध में कमी आएगी और अपराध रोकने में सफलता मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट मैं समझता हूं कि जब दूसरा ये है कि जब लंबा वो केसेस हो जाते हैं, उसमें जो गवाह हैं उनको डरा धमका करके, उनको मैनिपुलेट करके गवाहों को भी खरीदने बेचने का प्रयास किया जाता है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जो ये समय जब कम हो जाएगा तो ये जो संभावनाएं हैं जरूर कम हो जाएंगी। जी चलिए ज्ञानचंद जी, एक बात और मैं आपसे जान लेता हूं। बजट पेश किया जा रहा है हरियाणा सरकार का, तो क्या लगता है किस तरीके का ये बजट है? देखिए, मैं बजट के बारे में मैंने क्योंकि अभी सुना नहीं है, मैं तो इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया अभी तक मैं नहीं दे सकता। थोड़ा सा मैं एक बार देख लूं, फिर मैं उसके बाद आपसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 21 फास्ट ट्रैक कोर्ट की मंजूरी दी गई है, एक बड़ा फैसला लिया है यहाँ इस बजट में, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से वारदात सामने आ रही थी, गैंगरेप बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही थी, उस चीज को देखते हुए एक अच्छा फैसला लिया गया है और अब जल्द न्याय मिल सकेगा। चलिए, लगातार हमारी चर्चा जारी है बजट पर। आज बजट पेश हो रहा है और जो वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्टा, अभी भी उनका भाषण जारी है विधानसभा में, और कुछ बातें जो निकलकर सामने आई हैं वो हम आपको बता दें कि इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है और खेलों के लिए काफी अच्छा 100 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया है और सड़कों के लिए अच्छा खासा पैसा दिया गया है। मेट्रो विकास के लिए अच्छा खासा पैसा है यहां पर। और स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा खासा पैसा यहां पर, उद्योगों के लिए, बिजली के लिए और सिंचाई के लिए अच्छा खासा पैसा। चलिए हम एक बार फिर न्यूज रूम चलते हैं। हमारे सहयोगी महेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनके साथ हमारे इनपुट एडिटर और आउटपुट एडिटर प्रदीप डबास जी मौजूद हैं। महेंद्र, क्या कहेंगे? उद्योगों की भी बात सामने निकल कर आ रही है। उद्योगों के लिए भी तकरीबन 86 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर रखा गया है और लगातार मुख्यमंत्री का यह प्रयास भी रहा है कि हरियाणा में हम उद्योग धंधे लेकर आ रहे हैं ताकि यहां के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। इससे लगता है कि उद्योग धंधे और यहां पर आएंगे। जी, निश्चित तौर पर उद्योग विकास की धुरी होते हैं और सरकार की कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग कम से कम उनके क्षेत्र में लगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, रोजगार मिले। लेकिन यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है बजट का 86,000 करोड़, और उनको
देखते हुए ये बहुत कम नजर आता है। इस प्रावधान को बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप डबास जी। जितना प्रावधान किया गया है उद्योगों को लेकर, क्या वो काफी है उन्हें बढ़ावा देने के लिए? एक बड़ी यूनिट लगाने के लिए, महिंद्र कोई भी बड़ी यूनिट लगाने के लिए 100 करोड़ 86 करोड़ रुपए की राशि काफ़ी कम होती है अगर एक उद्योगपति की दृष्टि से देखा जाए। और अगर पूरे प्रदेश में उद्योगों को लेके आना है, उसके लिए व्यवस्थाएं बनानी है, उसके लिए ज़मीनें दिलवानी हैं, उसके लिए तमाम संसाधन जुटवाने हैं, उसमें 86 करोड़ रुपए का अगर बजट में करीब 100 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है तो ये एक हरियाणा स्टेट जिस तरह से तरक्की कर रहा है उस तरह से ऊंट के मुंह में हम जीरा कह सकते हैं कि 86 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए खर्च करने जा रही है। ये एक कह सकते हैं कि काफी कम बजट उद्योगों के विकास के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री ने इस बार रखने की बात कही है। 86 करोड़ रुपए में हरियाणा में उद्योगों को लेके आना, उनके लिए व्यवस्थाएं बनाना, तमाम उनके लिए सुविधाएं देना, मुझे नहीं लगता कि 86 करोड़ रुपए में ये सब कुछ एक साल के भीतर हो पाएगा। हाँ, उद्योगों का विकास होना जरूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उद्योग जो है किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी होता है। उद्योग नहीं हो तो प्रदेश का विकास भी संभव नहीं है। उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, उसके लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए था। महेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रदीप डबास जी कह रहे हैं कि बिल्कुल उद्योग जो होते हैं विकास की धुरी होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार लगातार कहती है कि हरियाणा नंबर 1 है। अगर उद्योग धंधे नहीं आएंगे, इतना कम बजट रखा गया है उद्योगों के लिए, तो इसमें हम गुजरात